नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है आयुष। तो इस टॉपिक पे आप जो है आयुष मंत्रालय जो है जो आयुष के अंतर्गत जो भी आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जो तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं, उन सब के बारे में इसमें देखना है। और सिलेबस में जो बेसिकली दिया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे अगर सिलेबस में, तो ये आयुष में बोला बेसिक प्रिंसिपल चाहिए उसको आयुर्वेद के, योग के, नेचुरोपैथी के, यूनानी के, सिद्धा, सोवा, और होम्योपैथी। तो इसने सब दे दिया प्रॉपर, ठीक। इसके बाद इसी से रिलेटेड है दूसरा टॉपिक, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, जब आप ये दे ही दिए तो फिर इतना क्यों खोलना था। तो ठीक है, चलो मैं आयुर्वेद में जो बोला है, यहाँ बस आयुर्वेद पढ़ लेंगे कि भाई आयुर्वेद का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल समझ लेंगे। बाकी जो त्रिदोष है, पंच महाभूत है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म, ये सब तो इसी में पढ़ना था। तो उधर से इधर इन्होंने इसको खोल दिया है। फिर दूसरा योगा में देखेंगे हम जब, तो पंचकोश के बारे में जानेंगे, जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनमय, ये सब कोश होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अष्टांग योग के बारे में जानेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर षटकर्म के बारे में जानेंगे, ठीक, नेति, धौती, धौली, ये सब चीज़ें हैं इसमें। फिर मुद्रा के बारे में कि इस मुद्रा को क्या बोलते हैं, उस मुद्रा को, इस उंगली को पकड़े तो क्या बना, ये सारी चीज़ें। तो पंचकोश, इधर देखिए, इधर क्या क्या देख लिया, इधर त्रिदोष देख लेंगे, वात पित्त कफ, यहाँ पंचभूत बोल दिया, हाँ, क्षितिज जल पावा गगन समीर, सबके बारे में। फिर पंचकर्म के बारे में भी बोल दिया, तो पंचकर्म के बारे में फिर देख लेंगे, वामन, विरेचन, ठीक है, और नस्य, और रक्त मोक्षण, और एक और क्या होता है, वामन, विरेचन, बस्ती, ठीक है, ये 5 होते हैं। तो ये 5 देख लेंगे, वामन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्य, ये सब देख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे पंचकोश हो जाएगा, फिर अष्टांग योग हो जाएगा, फिर नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी वाले का जो यहाँ पे सॉइल ट्रीटमेंट होता है, सन बाथ होता है, हाइड्रोथेरेपी होता है, ये 3 चीज़ें देखना है मेनली नेचुरोपैथी में। इसके बाद फिर 16 संस्कार है। फिर बाकी जो कुछ चुड़भैया चुड़भैया टॉपिक हैं, वन नेचर वन हेल्थ पॉलिसी, ये सब भी देख लेंगे। बट बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो पीछे उन्होंने अलग अलग इतने सारे दिए हैं ना, तो हम उसमें इतना चकल्लस में नहीं पढ़ेंगे। पहले तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, फिर आपका सोवा भी है, नेचुरोपैथी भी है, इन तमाम चीज़ों को सबको देखेंगे। तो एक छोटी सी मैं आपसे कहानी शेयर करना चाहूँगा, उस कहानी के बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक समझते हैं कि ये जो पद्धति है इसके बारे में सब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो एक शहर था, उस शहर में एक राघव नाम का लड़का रहता था। वो आईटी प्रोफेशनल था, आईटी कंपनी में काम करता था। और आईटी जॉब में आपको पता है किस टाइप से स्ट्रेस वगैरह, फास्ट फूड वाली ज़िंदगी, नींद की कमी ना होना, चेयर में बैठे रहना, फिर आंखें भी, मतलब आप प्रॉपर लैपटॉप में, कंप्यूटर में काम करते हैं तो आंखों पे भी जोर पड़ता है। तो इससे उसकी फिजिकल हेल्थ तो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, बट मेंटल हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। तो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि भाई आपको बीपी की, एनजाइटी की, इन सब की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दो। और उसकी एज बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, 28-30 साल के आसपास का था वो। तो जब वो, तो उसको लगा कि यार मैं पास में ही कुछ दूर में उसकी दादी रहती थी, तो सोचता है कि कुछ दिन के लिए दादी के यहाँ चला जाता हूँ। तो अपनी दादी के यहाँ चला जाता है, तो वो गोली दवाई जो उसको डॉक्टर दिया था वो उसको खाता है। तो उसकी दादी बोलती, पूछती है, तो वो सब बताता है। तो उसकी दादी बोलती है कि कुछ दिन तुम मेरे हिसाब से चल लो, 1-2 हफ्ते, फिर तुम इन दवाइयों को तुम खाते रहना या नहीं खाते रहना, वो तुम देख लेना। तो वो बोलता है कि ऐसा आप क्या कर देंगे 1-2 हफ्ते में। तो बोली कि अब तुम देख लो, तुम अगर मानना चाहते हो तो मान लो। तो बोलता है कि ठीक है। बट शुरू में वो उसी के लिए एग्री नहीं होता, बट फिर भी मन रखने के लिए कर लेता है। तो क्या हुआ, उसकी दादी क्या क्या करती है, उसको बोलती है कि मैं जो जो बोलूँगी हफ्ते भर में वो सब तुम करना। जैसे कि उसकी दादी उसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देती थी, ठीक, उठा देती थी। फिर
नहला धुला देती थी उसको कि भाई तुम नहा धो लो, ये बोलती थी, तो स्नान वगैरह भी कर लेता था अपना। इसके बाद फिर उसको सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा, ये सब चीज़ें के लिए उसको बोलती थी, तो उस खुद भी करती थी और उसको भी बोलती थी तो वो भी करता था। ठीक है, फिर उसके बाद उसको काढ़ा वगैरह देती थी जिसमें तुलसी, जिंजर, काली मिर्च, ये सब चीज़ों का मिक्स रहता था। इसके बाद उसको जो उसको बाद में जब दोपहर के समय में या फिर 11-12 बजे के आसपास में उसको बाथ लेने को कहती थी, तो उसको जो नीम के पत्तों का डिटॉक्स बाथ होता था, उस पे उसको बाथ लेने की के लिए बोलती थी। इसके बाद फिर वो कुछ उसको जो सात्विक भोजन है, ठीक है, जिसमें बिना तेल मसाला ये सब कुछ भी नहीं है, इस टाइप से उसको भोजन, प्रॉपर उसको भोजन देती थी। तो ये सब प्रक्रिया वो 7-8 दिन तक उनकी चलने दी। और उस बंदे को ऐसा नहीं हुआ कि उसका जीवन पूरा बदल गया। हाँ, लेकिन उसको इतना समझ में आया कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा कुछ बहुत मेहनत का काम नहीं किया, जो मैं एक स्ट्रेस वाली जिन चीज़ों को मैं स्ट्रेस समझ रहा था, उनको उतना लोड ना लेते हुए मैंने सिर्फ़ एक नॉर्मल प्रोसेस फ़ॉलो करी और उससे उसको बहुत रिलैक्स मिला, मतलब उसको इंटरनल बहुत रिलैक्स मिला। तो उसकी नींद पूरी होने लगी थी, उस समय से उठ जाता था, समय से सो जाता था, तो उसके चेहरे पे ग्लो, स्ट्रेस की कमी, ये सब चीज़ें खुद ही उसको महसूस होने लगी। वो हैरान होकर बोला कि मतलब अपनी दादी से बोला, ये तो कमाल की चीज़ है, ये मैंने पहले क्यों नहीं करी। तो उसकी दादी उसको बोलती है कि बेटा ये नुस्खा नहीं है कोई, ये अपनी विरासत है, हेरिटेज है अपनी। और आयुष मतलब इस उस पूरी प्रोसेस को आयुष बोलते हैं, जो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो उसको तब समझ में आता है ये चीज़ें। तो ऐसे ही जो आज की जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उनको ये ट्रीटमेंट देने के लिए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोपैथिक है, एलोपैथिक से इस क्षेत्र पे भी जो हमारा एंशिएंट या हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, कि जो आज आज के समय में ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मतलब हर चीज़ के लिए चीर-फाड़ हो जा रहा है। बट पहले भी तो लोग बीमार होते थे। पहले के लोगों को भी सर्दी, खाँसी, जॉइंटिस ये सब होता था। तो पहले के लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे, क्या लेते थे ट्रीटमेंट में? ये सब भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो जैसे आप देखते हैं कि कोई, आप अगर किसी एंशिएंट जगह पे जाएँ, हिस्टोरिकल जगह पे जाएँ, तो आप देखेंगे कि 1500 ईस्वी में कोई किला बना था, राजा ने बनाया था, वो आज तक बना हुआ है। तो ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कि 700-800 साल चल रहा है। सेम ऐसे ही वो लोग, कई-कई राजा महाराजा 70 साल, 80 साल जी रहे हैं, तो वो ऐसा क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं? वो ऐसा क्या खा पी रहे हैं कि उनकी इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब तब भी है? तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं आयुष से मिलती है। तो अगर हमें देखें तो आयुष जो है एक एक्रोनिम है जो इंडिया की ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए फॉर आयुर्वेदा हो गया आपका, ठीक है? ए फॉर आपका हो गया क्या? आयुर्वेद, ठीक है? वाई फॉर आपका क्या हो गया? योगा, ठीक? इसके बाद यू फॉर आपका हो गया क्या? यूनानी। इसके बाद एस फॉर क्या हो गया आपका? सिद्धा। इसके बाद एच फॉर क्या हो गया आपका? होम्योपैथी, ठीक है? इसके बाद एक सोबरिकपा है। इसके बाद फिर आपका नेचुरोपैथी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आयुष में शामिल होती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं। अब अगर हम इसमें हम आगे बढ़ें तो ये भी देखते हैं कि ये सिस्टम जो है सदियों से चला आ रहा है। ये सदियों से भारत में उपयोग में आता रहा है और लोगों को होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस का एक नेचुरल अल्टरनेटिव देता रहा। 2014 में सरकार ने आयुष को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जब बनाई, तो उसका मेन एम ये रखा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को साइंटिफिक, स्ट्रक्चर्ड और ग्लोबली एक्सेप्टेड बनाना है। कि मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप रह रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि आप एक मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो किसी लाइलाज बीमारी का इलाज कर दे। तो क्या ऐसी मेडिसिन ग्लोबल लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे सबको नहीं मिलनी चाहिए? तो ये उस लोगों तक कैसे पहुँचेगी? इस पे कैसे रिसर्च होगा, सब कुछ होगा? वो इस आयुष मंत्रालय के बनने के बाद, इस आयुष सिस्टम दो 2014 के बाद से, पहले भी था, लेकिन 2014 के बाद से जो ज़्यादा इन्हांस हुआ, उस पे ज़्यादा वर्क किया गया, तो वो क्या होगा? एक्सपांड होगा।
अब जैसे जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बेसिकली मैं आपको आयुष के बारे में बस बताऊंगा, फिर आगे सबको हम क्या करेंगे, तोड़ मोड़ करके समझेंगे छोटा मोटा। तो जैसे आयुर्वेद है, तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो तीन दोष जो होते हैं इंसान के पास, वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों को वो क्या करता है, देखता है, मैनेज करता है। इसके अलावा इन जो तीन दोष होते हैं, इन तीन दोषों पे जो बैलेंस होता है, अगर वो बैलेंस नहीं बना है तो व्यक्ति हो जाएगा बीमार, और बैलेंस बना है तो व्यक्ति रहेगा ठीक। तो इसको दोष क्यों बोलते हैं, मतलब ये तो ऐसा नेगेटिव साउंड कर रहा है ना। तो दोष का मतलब ये है, यहाँ पे दोष का अर्थ आते हैं कि खुद ही बिगड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं या दूषित करते हैं, यहाँ पे ये मतलब है इसके दोष का। इसके बाद अगर हम देखें, तो अगर योगा और नेचुरोपैथी को देखें, तो योग आसन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन का विकास होता है। नेचुरोपैथी में प्राकृतिक तरीके से रोग निवारण होता है, जैसे नीम पानी से डिटॉक्स वगैरह। वहीं यूनानी में क्या होता है, यूनानी सिस्टम जो अरब ग्रीक ओरिजिन का है, जो बॉडी के ह्यूमर सिस्टम को बैलेंस करने पर विश्वास करता है। इसके बाद अगर हम सिद्धा देखते हैं, तो सिद्धा जो है दक्षिण भारत की एंशियंट हीलिंग टेक्निक है। ठीक, दक्षिण भारत की एंशियंट हीलिंग टेक्निक है, जो हर्ब्स मतलब जो औषधियाँ हैं, जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनका यूज करती है। फिर वहीं जब होम्योपैथी की हम बात करते हैं, तो होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बहुत कम डोज में दवा दी जाती है। ठीक, थोड़ा सा ही मतलब जैसे वो साबूदाने के आकार की इसकी दवाई रहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, हम इसमें आयुष मंत्रालय, बार बार आयुष मंत्रालय क्यों आ रहा है, जो आयुष है उसमें समझने की कोशिश करेंगे, और एक एक सेगमेंट को, आयुर्वेद को फिर खोलेंगे, फिर योग को खोलेंगे, फिर यूनानी को, सिद्धा को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयुर्वेद से। तो जो आयुर्वेद है, देखिए, और ये जो मैं आपको इधर पे पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये आपको मैं सोर्स जो यहाँ पे मैंने लिया है, वो सोर्स ये है कि जब आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट खोलेंगे, और उस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे, तो उसमें आपको जो वार्षिक रिपोर्ट वाला सेक्शन है उनका, उसमें जब जाएंगे, तो कुछ 20 से 25 पन्ने ऐसे हैं जिस पे उन्होंने पूरे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सबके बारे में बेसिक लिख रखा है, और बहुत अच्छी डिटेल्स लिख रखी है। इसके बाद फिर वो पूरा उस साल क्या काम किया सरकार ने, क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या इस मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिकली सब समझ में आने वाला है। तो आयुर्वेद का मतलब क्या है, ये जीवन का विज्ञान, लाइफ ऑफ साइंस, या साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान है, जो स्वास्थ्य देखभाल की प्राचीन और व्यापक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। बिल्कुल, अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन की तलाश शायद मानव अस्तित्व जितनी पुरानी है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा, कि जो आयुर्वेद है वो जीवन का विज्ञान है, जो स्वास्थ्य देखभाल की प्राचीन और व्यापक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इसके बाद और आगे आते हैं, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आयुष है, जिसमें आयुर्वेद सबसे पहले आता है, तो जो आयुर्वेद है हमारा, वो क्या परिभाषा दे रहा है, किसकी, स्वास्थ्य की। तो वो स्वास्थ्य को बहुत इतनी लंबी जो चौड़ी जो इधर लिखा है ना, इसकी पूरी स्वास्थ्य की इसने परिभाषा दी है। तो ये क्या परिभाषा दे रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य को दोष, मतलब शरीर की नियामक और क्रियात्मक इकाई, दोष जो मैंने आपको बताया था, वात, पित्त और कफ। ठीक, आगे पूरा है त्रिदोष के बारे में। तो स्वास्थ्य को दोष, धातु, देखिए दोष क्या है, शरीर की नियामक और क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। धातु क्या है, अवसंरचनात्मक इकाइयाँ हैं। मल, उत्सर्जन इकाइयाँ हैं। और अग्नि, पाचन और चयापचय कारक है, मतलब मेटाबॉलिज्म। इनके बीच संतुलन की स्थिति के साथ, मतलब क्या बोल रहा है जो आयुर्वेद है, वह स्वास्थ्य को दोष, धातु, मल, अग्नि के बीच संतुलन की स्थिति के साथ साथ संवेदी और प्रेरक अंगों तथा मन की स्वस्थ स्थिति एवं, तो माना जो मन की स्वस्थ स्थिति है एवं आत्मा के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध के रूप में परिभाषित करता है। अब देखिए सब समझेंगे, समझने की कोशिश करिएगा
कि क्या बोल रहा है, दोष, ठीक है, फिर धातु, फिर मल, फिर अग्नि। ये जो चार चीजें हैं इनके बीच एक संतुलन की बात कर रहा है। दूसरा, जो संवेदी और प्रेरक अंग है, ठीक, तथा मन की स्वस्थ स्थिति। मन की स्वस्थ स्थिति मतलब कि आप जैसे बैठे हैं कहाँ पे, एग्जाम हॉल में, और आपके सामने पड़ा है मेंस का पेपर, आप मेंस का पेपर देने आए हुए हैं। अब आप उस समय ये सोच रहे हैं कि यार अगर नहीं निकला तो, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी और वर्ल्ड में आप चल रहे हैं उस समय। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी मैं पेपर देने आया हूँ तो सिर्फ पेपर के बारे में सोचूं। या फिर जैसे कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना लोग, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं मतलब उनकी मन की स्वस्थ स्थिति नहीं है और आत्मा के साथ उनका सामंजस्यपूर्ण संबंध जो है नहीं है। लेकिन जिसका है तो वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। वहीं जो स्वास्थ्य की परिभाषा के विपरीत जो रोगग्रस्त अवस्था को आयुर्वेद में शरीर के आवश्यक घटकों के बीच असंतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो, जैसे हमने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी, तो भाई स्वास्थ्य का अपोजिट क्या होता है, रोगग्रस्त। तो कोई अगर रोगग्रस्त है तो आयुर्वेद में उसको क्या बोला जाता है कि शरीर के जो आवश्यक घटक हैं उनके बीच असंतुलन की स्थिति जो है वो रोगग्रस्तता है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आयुर्वेद की ताकत रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोग का इलाज करना, इन तीन समग्र दृष्टिकोणों में निहित है। मतलब जो आयुर्वेद है वो कैसे ट्रीटमेंट करता है भाई साहब, वो ऐसे ट्रीटमेंट करता है कि हम तो क्योर भी करेंगे, प्रिवेंट भी करेंगे। तो रोग की रोकथाम मतलब क्योर कर रहे हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है, और रोग का इलाज करना मतलब प्रिवेंटिव भी है, रोकथाम भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना मतलब अच्छे स्वास्थ्य को। तो इन समग्र दृष्टिकोणों में निहित है कौन, आपका आयुर्वेद। इसे शरीर, मन, आत्मा की देख रेख से प्राप्त किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। मतलब आप शारीरिक रूप से फिट हैं, मतलब कि आपके शरीर में कहीं कोई चोट नहीं है, आप शारीरिक रूप से फिट हैं। मानसिक रूप से मतलब आप अंदर से, दिमाग से जो है, वही मानसिक की बात करें तो कोई व्यक्ति जो है मेंटली रूप से फिट हो, मतलब मेंटली रूप से फिट होगा मतलब ये है ओवर थिंकिंग ना करता हो, एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का शिकार ना हो, स्पिरिचुअल पहलुओं को ध्यान में रखा जाता हो, मतलब लोभ, मद, माया, पद प्रतिष्ठा, इन सब से थोड़ा सा परे चल रहा हो। तो ये जो स्थिति है ये एक स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी को कोई रोग नहीं है तो स्वस्थ है। हो सकता है कोई आपके सामने मस्त सिक्स पैक वाला बंदा बैठा हो, या एक बेल मतलब अच्छी दिखने वाली, सब बढ़िया दिखने वाली महिला लड़की बैठी हो, लेकिन वो इतनी निगेटिव हो या इतना निगेटिव हो कि आप 5 मिनट उसके सामने ना बैठ सकें, तो वो स्वस्थ नहीं है, मतलब मेंटली फिट नहीं है। दूसरों से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, खुद के पास जो है उससे खुश ना होकर के दूसरे के पास जो है उससे दुखी हो रहे हैं। तो ये सब स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए जो आयुर्वेद है इसका मतलब क्या भाई साहब, इसका मतलब है आयुर्वेद इज़ अ वेरी सॉरी आयुर्वेद इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का क्या है, तरीका है। आयुर्वेद आयु प्लस वेद, आयुर्वेद जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। जिसको अगर आप बांटेंगे तो आयु प्लस वेद, जीवन का विज्ञान और ज्ञान, साथ ही ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से जीवन को लंबा किया जा सकता है। 5000 ईसा पूर्व वैदिक काल में बन जाती है इसकी उत्पत्ति लगभग। देखिए सिंपल सी बात समझिए, जीवन का विज्ञान का मतलब ये है, या जीवन जीने का तरीका का मतलब ये है कि आपने डी वाई चंद्रचूड़ जी को देखा होगा, जो फॉर्मर CGI हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो 65 एज के हैं वो, ठीक है। उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें वो बोलते हैं कि वो एक तो वो वीगन है, प्लस वो जो उनकी डाइट है तो वो आयुर्वेद डाइट फॉलो करते हैं। मतलब आयुर्वेद में एक हम अभी आगे पढ़ेंगे ऋतुचर्या और दिनचर्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऋतुचर्या का मतलब होता है कि जैसे 12 माह जो हमारे पास हैं, इन 12 माह में अलग अलग सीजन होते हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग सीजन होते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी का महीना है तो आपका शीत ऋतु का महीना चल रहा है। फिर मार्च आ गया आपका तो बसंत ऋतु आ गई, फिर ग्रीष्म ऋतु आ गई, फिर वर्षा ऋतु आ गई, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो कभी आपने देखा होगा ना कि किसी सीजन में कोई सी फसल आ रही है, वही दूसरे सीजन में फसल नहीं आ रही है। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि उस पर्टिकुलर सीजन में उस चीज़ को खाने से मना किया जाता है।
शहरों में तो चलो मिल भी जाता है। आप अब आपको गर्मी में भुट्टा देखने को नहीं मिलेगा, बरसात के बाद देखने को मिलेगा जो कॉर्न वगैरह है। तो ऐसे ही ये ऋतुचर्या होती है कि किस ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए। सेम ऐसी दिनचर्या होती है कि सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, इस तरीके से। तो जो इन चीज़ों को, इन डाइट्स को फॉलो करता है तो उसका जीवन संतुलित चलता है। वात, पित्त, कफ, ये जो है बैलेंस रहते हैं। इससे क्या होता है, इंसान जो नॉर्मल डाइट लेता है और उसको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। और उसकी एज भी जो है वो बढ़ती रहती है, मतलब एंटी एजिंग का भी काम करते हैं सब। तो ये है पूरा आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जैसे हमने पढ़ा कि इट्स, शुरू में हमने देखा था ना यहाँ पे परिभाषा, कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो स्वास्थ्य देखभाल की प्राचीन और व्यापक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। तो ये आपकी, मेरे ख्याल से होलिस्टिक परिभाषा आपकी बन जानी चाहिए। इसको आप बना लीजिए यहाँ तक, ठीक। और इसको आप, इसी को ही आप बांट दीजिए, आयु प्लस वेद, मतलब लंबी आयु का विज्ञान, ठीक है। इस टाइप से वेद मतलब होता है ज्ञान। और हमने स्वास्थ्य की परिभाषा भी आपको बता दी। अब बेसिकली जो शरीर पंचभूत से बना है सब अभी आगे आते हैं, पंचमहाभूत, त्रिदोष, ये सब अभी आगे अच्छे से देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा कि जो मैं आपको आयुष के बारे में, आयुर्वेद के बारे में जो थोड़ा मोड़ा बताया, ठीक। अब जैसे आयुर्वेद अगर पूरा समझना है सिर्फ इसी वीडियो में, तो सबसे पहले तो हमने आयुर्वेद की क्या देख ली, परिभाषा देख ली। आयुर्वेद की परिभाषा देखने के बाद हमने स्वास्थ्य की एक व्यापक परिभाषा देख ली। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे बेसिक बेसिक जो चीज़ है, जैसे आयुर्वेद में हमको पंचभूत, इसको मैं आगे डिटेल में एकदम पढ़ाऊँगा कि भाई पंचभूत एग्जैक्टली में होता क्या है। लेकिन अभी सिर्फ एक आयुष का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो पूरा हो जाए, बाकी आयुर्वेद के अंदर जो भी सब कुछ है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करूँगा। तो जैसे पंच महाभूत देखेंगे तो जैसे फायर आता है, अर्थ, स्पेस, एयर, वाटर, तो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, इनसे मिल करके हमारा क्या शरीर बनता है। ये पंचभूत का कॉन्सेप्ट है। पंचभूत पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक। तो ये तत्व जो हैं क्या करते हैं, ये तत्व मिलकर तीन पंचभूत, पंचमहाभूत, जैसे मैं आपको पीछे बताया क्या, अंतरिक्ष हो गया, मतलब आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया और पृथ्वी हो गया, ये सब मिल करके पंचमहाभूत बनाते हैं। तो ये तत्व जो हैं, ये तत्व मिलकर तीन दोषों का निर्माण भी करते हैं। जैसे पंच महाभूत हैं तो दो महाभूत आपस में जुड़ करके एक दोष का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं पंच महाभूतों से ही क्या होता है, तीन दोष का निर्माण होता है। अब वो तीन दोष कौन कौन से हैं, एक वो तीन दोष, तो वो तीन दोष हैं आपके, दोस्त नहीं दोष, वात, पित्त, कफ, ठीक। त्रिदोष सिद्धांत क्या बोलता है, जब ये दोष वात, पित्त, कफ संतुलित होते हैं तो अच्छा हेल्थ मिलता है, और जब ये असंतुलित होते हैं तो बीमारी होती है, ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली आप देख लीजिए, जैसे वात है, वात कैसे बनता है, वायु से और गगन से, इनसे मिलके क्या बनता है वात। अग्नि और जल से मिलके बनता है पित्त, और जल और पृथ्वी से मिलके बनता है कफ, ठीक। आगे सब समझेंगे डिटेल में, आप मत परेशान होइए। अब इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, मैं इसके लिए ब्रेक लूँगा आपको समझाने के लिए। मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि जो आयुर्वेद के अलावा भी जो और दूसरी चीज़ें हैं उसको आप समझ लीजिए एक बार। तो हमने आयुर्वेद देख लिया, अब हम देखते हैं योगा वगैरह जो है। अब जैसे योग है, तो यहाँ पे योग की जो सामान्य सी परिभाषा दी है, ये सोर्स कहाँ से उठाया, मैंने आपको बताया था ना, ये सोर्स मैंने वहीं से उठाया है, आयुष मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वहाँ से उठाया, ठीक। तो योग शब्द संस्कृत शब्द युज से निकला है, जिसका अर्थ है एकजुट या एकीकृत करना। योग व्यक्ति की अपनी चेतना, सार्वलौकिक चेतना के मिलन के बारे में है। यह मुख्य रूप से एक जीवन शैली है जिसे पहली बार महर्षि पतंजलि ने व्यवस्थित रूप से योग सूत्र में प्रतिपादित किया, ठीक है। तो योग शब्द जो है संस्कृत के युज से आया, जिसका अर्थ है एकजुट या एकीकृत करना, ठीक है। ये है योग की परिभाषा।
इसके बाद जब हम योग में आते हैं तो योग में जैसे कुछ अष्टांग योग वगैरह है, पूरा आगे मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि यार ये बता क्यों नहीं रहा है। योग का अलग से लेक्चर लूँगा, आयुर्वेद का अलग से लेक्चर लूँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ ये आयुष का लेक्चर चल रहा है जिसमें बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो जा रहा है। तो अष्टांग योग के बारे में हम जैसे देखेंगे जब, तो अष्टांग योग में चरण होते हैं, ठीक, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन सब का मतलब समझेंगे कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, और ये सब बेसिक बेसिक आप तो जानते ही हैं थोड़ा मोड़ा सबके बारे में, ठीक। यह यम नियम आसन। इसके बाद पंचकोश देखेंगे इसमें हम कि पंचकोश क्या होता है, ठीक। जैसे ये आएगा पंचकोश, तो पंचकोश का सिद्धांत इसमें जब आएगा तो इसमें बताएगा कि जैसे एक अन्नमय कोश होता है, फिर प्राणमय कोश होता है, फिर मनोमय कोश होता है, फिर विज्ञानमय कोश होता है, फिर आनंदमय कोश होता है। आप इस स्लाइड में अच्छे समझ सकते हैं, इस वाले में तो और अच्छे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आनंदमय कोश सबसे अंदर चल रहा है, ठीक है। फिर ये चल रहा है आपका विज्ञानमय कोश, फिर ये चल रहा है आपका मनोमय कोश, फिर ये चल रहा है आपका प्राणमय कोश, फिर चल रहा है अन्नमय कोश। जैसे अपना शरीर है ना, तो एक लेयर बनी हुई है बॉडी और सोल के बीच में, तो इस बॉडी और सोल के बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं, ठीक। फिर षटकर्म के बारे में पढ़ेंगे, ये योग में आता है। हम पंचकर्म पढ़ेंगे, वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा आयुर्वेद में। यहाँ पे हम षटकर्म पढ़ेंगे, तो षटकर्म में क्या होता है, कैसी कैसी पद्धतियाँ यूज होती हैं, इसके बारे में देखा जाता है। तो जैसे अगर हम देखें षटकर्म के बारे में, तो इसमें जैसे नेति है, फिर धौती है, फिर बस्ती है, ठीक। बस्ती के बाद फिर नौली है, कपालभाति है, फिर त्राटक है। तो ये षटकर्म क्यों कराए जाते हैं, क्यों करना चाहिए, ठीक, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपने लेक्चर में। ये सब आयुर्वेद ये योग के अंतर्गत शामिल होते हैं ना। मतलब षटकर्म का मतलब क्या होता है, षट और कर्म इन दो शब्दों से मिला है। षट का अर्थ है छः, कर्म का अर्थ है कार्य, इस प्रकार षटकर्म का अर्थ हुआ छः कार्य। तो यहाँ पर षटकर्म का अर्थ ऐसे छः विशेष कर्मों से है जिनके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, ठीक है। ये षटकर्म के बारे में आपने देख लिया। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, ये षटकर्म में सब आएगा, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति। फिर प्राकृतिक चिकित्सा, अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा क्या बोल रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में डेफिनेशन देखनी है। तो हमने आयुर्वेद देख लिया, योगा देख लिया, हम नेचुरोपैथी देख रहे हैं, ठीक। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत और अभ्यास लोगों की जीवन शैली से जुड़े हैं, जिसमें प्रकृति के करीब रहने पर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, एक किफ़ायती गैर औषधीय उपचार है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग, ये सब किया जाता है। यह जीवन शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, शरीर की स्वयं उपचार करने की क्षमता को बढ़ाने और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। ये देखो क्या बोल रहा है समझो। सबसे पहले मैं एक बार आपको इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक। हमने आयुर्वेद देख लिया, योगा देख लिया, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है और जो उसके प्रैक्टिसेस है, अभ्यास है, वो लोगों की जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रकृति के करीब रहने पर जोर दिया जाता है। अब सिंपल सी बात है, प्राकृतिक चिकित्सा है तो प्रकृति से तो बिल्कुल लेना देना होगा, ठीक है। नदी के आसपास, जंगलों के आसपास, ठीक है, झीलों के आसपास, ऐसी जगहों के पास रह करके इसका क्योर किया जाता है। एक किफ़ायती है, गैर औषधीय उपचार है, कोई दवाई ववाई नहीं दी जाती है, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह जीवन शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब शरीर की स्वयं उपचार करने की क्षमता को बढ़ाने और स्वस्थ जीवन जीने के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक उपचार की एक पद्धति है, एक जीवन शैली भी है जो व्यापक रूप से प्रचलित है। प्राकृतिक चिकित्सा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक धरातल पर प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सद्भाव से रहने की सलाह देती है। इसमें प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक, साथ ही पुनर्स्थापनात्मक
की बड़ी क्षमता है। मैं जानता हूँ आप बोल रहे होंगे अरे यार ये तो कथा जैसे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अब आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो ये, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, डियर कॉमरेड, ठीक है, रश्मिका मंदाना प्लस विजय देवरकोंडा। तो अब देखते हैं कि जब वो विजय देवरकोंडा चला जाता है लद्दाख अद्दाख, फिर वहाँ से वो लौटता है तो वो रश्मिका मंदाना के बारे में पता चलता है उसको कि वो क्या है, एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको सीवियर बीमारी हो रखी है कोई सी। तो वो क्या करता है, उसको फिर नेचुरोपैथी दिलाता है। वो जंगलों में जो अच्छे अच्छे पक्षियों की आवाज़ें कैद करना, जो झरने बह रहे हैं, जो नदियाँ बह रही हैं, उनकी आवाज़ें कैद करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको सुनाता। तो ये नेचुरोपैथी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब ये कोई दवाई दे रहा है क्या? कोई दवाई नहीं दे रहा उसमें तो, वो तो उसको बस गाना सुना रहा है, ठीक है। और वो उस म्यूजिक को सुन रही है, नेचुरल आवाज़ को सुन रही है। कभी आप भी अपने मोबाइल में ऐसा डालिए रिवर सॉन्ग फॉर स्लीपिंग, और आप सो जाइए और वो हेडफोन लगा लीजिए, और जैसे वो नदी बहती है, आवाज़ करती है, पत्थरों से टकराती है, बस वो आवाज़ पूरे टाइम चलती रहेगी और आप सो जाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आपको कोई दवाई गोली नहीं लेनी पड़ती। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा जो है वह भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, पहली बात। दूसरा, जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है और जो प्रैक्टिस है वो लोगों की जीवन शैली से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रकृति के करीब रहने पर जोर दिया जाता है। तीसरा, आप लिखेंगे कि एक किफ़ायती और गैर औषधि उपचार है। क्या रश्मिका मंदाना को उसने कुछ गोली दी? नहीं दी। वो सिर्फ उसको म्यूजिक सुना रहा है और उससे वो हील हो रही है। फिर उसके बाद तीसरा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया। बिल्कुल, उसने क्या किया, प्राकृतिक सामग्री का, प्राकृतिक शोर का, ठीक है, प्राकृतिक नज़ारों का, इनका उपयोग किया। फिर यह जीवन शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब उस, जैसे आपको स्वयं ठीक होना है, ये भी ज़्यादा मैटर करता है। तो शरीर की स्वयं उपचार करने की क्षमता जो है उसको भी बढ़ाता है। मुझे ठीक होना है तो मैं जा रहा हूँ नदियों के पास बैठूँगा। होता क्या है कि ऐसी जगहों पे बैठने से, पेड़ पौधों के पास बैठने से आपके दिमाग को, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब से रिलीज़ होता है आदमी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब अपना शांति निकेतन बनाया तो नेचुरल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर क्यों देते थे? इसीलिए ज़्यादा जोर देते थे। तो उनके जितने भी इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, या तो जंगल में बने होते हैं, या जहाँ वो बनता है वहाँ जंगल बन जाता है, ठीक। इसके बाद जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो प्राकृतिक उपचार की एक प्रोसेस है और एक जीवन शैली भी है जो व्यापक रूप से प्रचलित है और विश्व स्तर पर भी इसको स्वीकार करते हैं। अब ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन सब फेजेस पर आपका मदद करेगी। पहली बात तो इसमें प्रोत्साहक, निवारक, ठीक है, आपको कोई चीज़ हो गई है, अब उसको ख़त्म करना है, सॉरी, आपको कोई चीज़ हो जाए उसके पहले आप उसको ख़त्म करें। आपको लग रहा है कि यार मुझे स्ट्रेस हो सकता है या मुझे एंजाइटी या डिसऑर्डर ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप शाम को सनसेट देखने चले गए, आप सुबह सनराइज़ देख रहे हैं, आप पेड़ पौधों को प्रॉपर पानी दे रहे हैं, सब कुछ करने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद अगर आप हो गए हैं तो उपचार भी कर देगी, तो आपको मोटिवेट भी करेगी, आपको प्रिवेंट भी करेगी, क्योर भी करेगी, उसके बाद आपको रिएस्टैब्लिश भी करेगी। ये सब करने की क्षमताएँ प्राकृतिक चिकित्सा में शामिल हैं। और अगर हम देखें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी मदद से स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शरीर की अंतर्निहित शक्ति को उत्तेजित करके उपचार को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो मतलब ये जो 5 तत्व हैं इनको भी ये मानती है। फिर इसके बाद प्रकृति की ओर लौटने, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था ना, वेदों की ओर लौटो, ऐसे ही नेचुरल, जो नेचुरोपैथी है ये बोलती है कि प्रकृति की ओर लौटो और स्वयं, समाज और पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के सरल तरीके के अपनाने को बढ़ावा देती है। अब हम देखें जो प्राकृतिक चिकित्सा है वह विज्ञान, उपवास, आहार, योग, शारीरिक संस्कृति के उपयोग के साथ बेहतर स्वास्थ्य की सलाह देती है, ठीक है। यह क्या क्या बीमारी ठीक कर देगी? जो आपकी कोई पुरानी बीमारी है उसको ठीक कर देगी,
एलर्जी है उसको ठीक कर देगी, ऑटो इम्यून सिस्टम अच्छा कर देगी, अपक्षयी और तनाव से संबंधित विकार से प्रभावी जो है उनको ठीक कर देगी। इसका सिद्धांत और अभ्यास एक समग्र दृष्टिकोण पर बेस्ड है, जिसमें आपको सरल भोजन करना है, ठीक है, और जो रहने की आदतें हैं और जो शुद्धता उपाय हैं उनको अपनाना है, जल चिकित्सा का उपयोग करना है। जल चिकित्सा का उपयोग क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। आप जैसे सावर है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सॉवर, सॉवर बोलिए, ठीक है। तो आप बढ़िया चालू करके खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े हो गए और मस्त नहाते रहिए। तो धीरे धीरे चलने दीजिए, धीरे धीरे चलने दीजिए, मस्त स्ट्रेस रिलीज होगा। इसके बाद आप जो है ऐसे बैठ करके अपने पाँव जो है पानी में डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको उससे रिलैक्स होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर जैसे ये वाटर टैंक है, इसमें घुस जाइए ठंडा पानी डाल के, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आपको अपने चेहरे से थोड़ा सा लगाव है तो कुछ मत करिए, बढ़िया एक ऐसा बाउल लीजिए और इसमें बर्फ़ डालिए, पानी भरिए और अपना चेहरा इसमें डालिए, आनंद ही आनंद। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर मिट्टी के पैक लगाना, जैसे कहीं मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं ना, ऐसे ये सब लगाते हैं। ये सब डिटेल से भी पढ़ेंगे, पर एक बता रहा हूँ। तो मिट्टी के पैक जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो ये सब डिटॉक्स करती हैं चीज़ें। इसके अलावा अगर आपने सूट्स एक वेब सीरीज और देखी होगी, तो उसमें लुइस वाही रहता है। तो सबको, अगर किसी को बहुत पसंद करता है तो वो क्या करता था, उनको जो मड बाथ होता है, मड यानी हो गया आपका वही कीचड़ या दलदल, तो जो मड बाथ है उसके लिए इनवाइट करता था उसको। तो और उसमें लाल कलर की मिट्टी होती थी और वो प्रॉपर उसमें वो उनको गले तक लिटा दिया जाता था और वो पूरे डूबे रहते थे उस सॉइल में। और फिर उसके बाद वो स्टीम बाथ लेते थे और डिटॉक्स हो जाते थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें बाथ, मालिश, फास्टिंग, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये है हमारी नेचुरोपैथी। अब अगला है आपका यूनानी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनानी के लिए मैं एक अलग सा लेक्चर बना दूंगा। आयुर्वेद, योगा, आयुर्वेद देख लिया हमने, योग देख लिया हमने, नेचुरोपैथी देख लिया हमने। अब अगले लेक्चर में यूनानी वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप सो आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।